नमस्कार, न्यूज एट नाइट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीरिया में हुआ तख्ता पलट, देश से भागे राष्ट्रपति बशर अल असद, अरब स्प्रिंग के टाइम से हो रहा है गृह युद्ध। भारत में एफडीआई ने किया $1 ट्रिलियन का आंकड़ा पार, 25% एफडीआई मॉरिशस रूट से, 2 रूट से आती है भारत में एफडीआई। यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ने जारी की रिपोर्ट, पृथ्वी की 40% जमीन हुई ड्राईलैंड। 1996 से यूएनसीसीडी का पक्षकार है भारत। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें इस बुलेटिन को अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। अब आइए नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। बीते रविवार दुनिया ने एक और तख्ता पलट का सामना किया। अब यह तख्ता पलट सीरिया में हुआ है। विद्रोहियों ने राष्ट्रपति बशर अल असद को न केवल सत्ता से बाहर किया है बल्कि देश छोड़ने पर भी मजबूर कर दिया है। जी हां, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने परिवार के साथ सीरिया से रवानगी ले ली है और प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी जलाली और सीरियाई नेता ने सरेंडर कर दिया है। सीरिया की राजधानी दश्मिक पर विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम के लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है। हयात तहरीर अल शाम का सरगना अबू मोहम्मद अल जुलानी है। जुलानी अलकायदा समूह में भी शामिल रहा है। ये 2016 से सीरिया में एक्टिव है। बाद में रूस ने बयान जारी किया कि रूस ने मानवता के नाते बशर अल असद और उसके परिवार को शरण दी है। हालांकि सीरिया के नज़दीकी माने जाने वाले ईरान ने पल्ला झाड़ने वाला बयान दिया है। ईरान के मुताबिक सीरिया को अपने घरेलू मामलों से खुद निपटना चाहिए। सीरिया में गृहयुद्ध तकरीबन 14 साल पुराना है। राष्ट्रपति बशर अल असद और उनके परिवार ने इस देश पर 53 सालों तक राज किया है। 2011 में हुई अरब क्रांति के दौरान सीरिया में भी विद्रोह हुआ था, लेकिन तब इसे दबा दिया गया था। इस विद्रोह को दबा जरूर दिया गया था, लेकिन तब से लगातार सीरिया में विद्रोह जारी रहा। इसमें तकरीबन 5 लाख सीरियाई लोगों की मौत हो गई है। 2020 में सीरिया सरकार और विद्रोहियों के बीच एक सीज फायर हुआ था। तब से विद्रोही एकदम शांत थे, लेकिन हालिया तख्ता पलट बीते 10 दिनों में हुआ है। विद्रोहियों ने सरकार को संभालने का मौका नहीं दिया है। तख्ता पलट के बाद सीरिया का भविष्य क्या है, ये तो एक पेचीदा सवाल है। हालांकि विद्रोही समूह हयात तहरीर अल शाम की तरफ से बयान आया है कि वे सीरियाई जनता और उनके संस्थानों की रक्षा करेंगे। साथ ही जब तक सरकार का ट्रांजिशन नहीं होता, ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन प्रधानमंत्री की देखरेख में रहेंगे। देखिए, अरब स्प्रिंग 2010 की शुरुआत में अरब दुनिया में सरकार विरोधी प्रदर्शनों और सशस्त्र विद्रोहों की एक श्रृंखला थी, जिसकी शुरुआत ट्यूनीशिया से भ्रष्टाचार और आर्थिक महंगाई के विरोध में हुई थी। ट्यूनीशिया से शुरू हुआ ये विद्रोह लीबिया, इजिप्ट, यमन, सीरिया और बहरीन तक फैल गया। सीरिया पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है। स्क्रीन पर आ रहे मैप में आप देख पा रहे होंगे कि ये देश अपनी सीमा उत्तर में तुर्की, पश्चिम में लेबनान, पूर्व में इराक, दक्षिण में जॉर्डन और दक्षिण पश्चिम में इजराइल से साझा करते हैं। इसके पश्चिम में भूमध्य सागर स्थित है। सीरिया अपनी पूरी तटरेखा भूमध्य सागर के साथ ही साझा करता है। इस खबर से जुड़ा एक सवाल 2014 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था। गौर करिए, प्रश्न था, हाल ही में एक जन विद्रोह श्रृंखला जिसे अरब स्प्रिंग कहा गया मूलतः किस देश से शुरू हुई? मिस्र, लेबनान, सीरिया या फिर ट्यूनीशिया? इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प डी यानी ट्यूनीशिया। एफडीआई के लिहाज से भारत के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। दरअसल अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 के बीच भारत का एफडीआई $1 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर गया है। ये आंकड़े डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा जारी किए गए हैं। इससे साफ जाहिर है कि वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान एक सुरक्षित निवेश गंतव्य के तौर पर हो चुकी है। भारत में आने वाली कुल एफडीआई में से 25% एफडीआई मॉरिशस रूट के जरिए आती है। देखिए, मॉरिशस एक टैक्स हेवन देश है, मतलब यहां पर नाम मात्र का टैक्स लगता है और भारत और मॉरिशस के बीच एक समझौता भी है। इस समझौते के तहत कंपनीज को भारत या मॉरिशस एक ही जगह कर चुकाना होता है। अब जब मॉरिशस में टैक्स नाम मात्र को लगता है तो कंपनीज वहीं टैक्स चुकाना पसंद करती हैं। मॉरिशस रूट यहीं से शुरू होता है। भारत के ही कुछ लोग अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए मॉरिशस में शेल कंपनी खोलते हैं और वहां से बैठकर भारत में निवेश करते हैं। ये सब बेहद कम या नाम मात्र के टैक्स से ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने का एक तरीका है। इसे ही मॉरिशस रूट कहा जाता है। भारत में सिंगापुर से 24%, यूएसए से 10%, नीदरलैंड से 7%, जापान से 6%, यूके से 5% और यूएई से 3% एफडीआई हासिल होती है। भारत में जिन क्षेत्रों में एफडीआई आ रही है उनमें सेवा क्षेत्र, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, दूरसंचार, व्यापार, निर्माण विकास, ऑटोमोबाइल, केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं।
देखिए, एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मतलब है कि जब किसी कंपनी या परियोजना में सीधे निवेश किसी दूसरे देश के निवेशक द्वारा जाता है। यह निवेशक एक व्यक्ति, कंपनी या सरकार हो सकते हैं और वे उस कंपनी के प्रबंधन और संचालन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में एक फैक्ट्री लगाती है या किसी कंपनी को भारत में बड़ी हिस्सेदारी को खरीदना होता है तो यह एफडीआई कहलाता है। इसके विपरीत एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेश तब होता है जब विदेशी निवेशक केवल शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर या बॉन्ड खरीदते हैं, लेकिन कंपनी के संचालन या प्रबंधन में कोई भूमिका नहीं निभाते। इसका उद्देश्य आमतौर पर अकाल्पनिक वित्तीय लाभ होता है, जबकि एफडीआई दीर्घकालिक निवेश होता है। देश में एफडीआई के लिए दो रूट हैं, ऑटोमेटिक रूट और गवर्नमेंट रूट। यदि किसी क्षेत्र में एफडीआई ऑटोमेटिक रूट के तहत अलाउड है तो निवेश से पहले किसी भी तरह के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। इसमें निवेश के 30 दिनों के भीतर आरबीआई को सूचना देनी होती है। वहीं गवर्नमेंट रूट में जिस क्षेत्र में विदेशी निवेश किया जा रहा है वहां की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लेनी होती है। वर्तमान में ज्यादातर क्षेत्रों में एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से अलाउड है, लेकिन दूरसंचार, मीडिया, फार्मास्यूटिकल्स और बीमा जैसे क्षेत्रों में सरकारी परमिशन की जरूरत होती है। वर्तमान में कुछ क्षेत्रों में एफडीआई प्रतिबंधित है। इनमें लॉटरी, जुआ और सट्टा, चिट फंड, निधि कंपनी, रियल एस्टेट कारोबार और सिगरेट का निर्माण शामिल है। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि आईएएस प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में जिससे आपको हासिल होगी जीएस में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 60वें स्थापना दिवस समारोह की परेड में हिस्सा लिया। वे राजस्थान के जोधपुर में आयोजित हुए इस परेड समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। इस मौके पर उन्होंने भारत में एंटी ड्रोन यूनिट की स्थापना की घोषणा की। ये यूनिट देश को ड्रोन से होने वाले खतरों से बचाएगी। उनके मुताबिक आने वाले वक्त में ड्रोन से खतरे जुड़े बढ़ेंगे और इसीलिए ड्रोन यूनिट का विचार आने वाले वक्त के खतरों को देखकर किया जा रहा है। इन चुनौतियों को समझते हुए एक लेजर से लैस एंटी ड्रोन गन माउंट सिस्टम विकसित किया गया है। इसका यूज करके पंजाब के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर पर ड्रोन घुसपैठी के 55% मामलों को रोका और निष्प्रभावी किया गया है। इसके अलावा सरकार ने एक और पहल की शुरुआत की है जो अभी पायलट फेज में है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का विकास किया गया है। आपको बता दें कि बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल 1 दिसंबर 1965 को अस्तित्व में आया था। KF रुस्तम जी इसके पहले प्रमुख और संस्थापक थे। इसके गठन के वक्त बीएसएफ में कुल 25 बटालियन थीं, जो कि अब बढ़कर 192 बटालियन हो गई हैं। 2.7 लाख सैनिकों के साथ बीएसएफ दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है। UNCCD यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक बीते 3 दशकों में 2020 तक पृथ्वी के 77% से ज्यादा भूभाग ने उससे पहले के 30 सालों के मुकाबले शुष्क जलवायु का सामना किया है। इसी दौरान पृथ्वी पर 4.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ड्राईलैंड यानी सूखी भूमि का विस्तार हुआ है, जो अब पृथ्वी की कुल भूमि के मुकाबले 40% के करीब है। यह रिपोर्ट सऊदी अरब के रियाद में UNCCD के 16वें सम्मेलन के दौरान जारी की गई थी। यह सम्मेलन 2 से 13 दिसंबर 2024 के बीच आयोजित किया जा रहा है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यदि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी नहीं की गई तो इस सदी के अंत तक पृथ्वी के 3% ह्यूमिड एरियाज ड्राईलैंड में बदल जाएंगे। रिपोर्ट बताती है कि पिछले 3 दशकों में ड्राईलैंड पर रहने वाले लोगों की संख्या दोगुनी होकर 2.3 बिलियन हो गई है। आंकड़े बताते हैं कि सबसे खराब स्थिति को अगर लेकर चलें तो साल 2100 तक ड्राईलैंड पर 5 बिलियन के करीब लोग रह सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि परसेंटेज वाइज देखें तो दक्षिण सूडान और तंजानिया में भूमि का सबसे बड़ा प्रतिशत ड्राईलैंड में कन्वर्ट हो रहा है। वहीं चीन में सबसे ज्यादा एरिया नॉन ड्राईलैंड से ड्राईलैंड में बदल रहा है। आपको बता दें कि UNCCD की स्थापना मरुस्थलीयकरण से निपटने के लिए 1994 में की गई थी।
इसकी स्थापना हमारी भूमि की रक्षा और उसे बहाल करने तथा एक सुरक्षित, न्यायसंगत और अधिक टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। वैश्विक स्तर पर UNCCD मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए स्थापित एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी फ्रेमवर्क है। भारत ने इसे 17 दिसंबर 1996 को रेटिफाई किया था। चलिए हम नजर डालते हैं आज के टर्म ऑफ द डे पर। आज का टर्म ऑफ द डे है स्टैगफ्लेशन या मुद्रास्फीति जनित मंदी। स्टैगफ्लेशन का मतलब अर्थव्यवस्था की उस स्थिति से है जिसमें आर्थिक विकास की रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी उच्च स्तर पर होती है। पहले अर्थशास्त्री इस स्थिति को असंभव मानते थे क्योंकि यह पारंपरिक आर्थिक सिद्धांतों को चुनौती देता है, लेकिन 1970 के दशकों में विकसित देशों में यह स्थिति देखने को मिली, खासतौर पर तेल संकट के दौरान। आइए इस कॉन्सेप्ट को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल स्टैगफ्लेशन को समझने के लिए हमें फिलिप्स वक्र को समझना होगा। फिलिप्स वक्र एक आर्थिक सिद्धांत है जो यह बताता है कि महंगाई और बेरोजगारी के बीच विपरीत सिद्धांत होता है, यानी जब बेरोजगारी घटती है तो महंगाई बढ़ती है और जब महंगाई घटती है तो बेरोजगारी बढ़ती है। लेकिन स्टैगफ्लेशन में यह वक्र काम नहीं करता क्योंकि यहां महंगाई और बेरोजगारी दोनों ही बढ़ जाती हैं। यह स्थिति फिलिप वक्र को गलत साबित करती है और बताती है कि हमेशा महंगाई और बेरोजगारी का सीधा संबंध नहीं होता। यानी स्टैगफ्लेशन की स्थिति के दौरान नौकरियां भी नहीं बढ़ रही हैं और चीजें भी महंगी होती जा रही हैं। यहाँ सरकार अगर महंगाई कम करने का प्रयास करती है, जैसे ब्याज दरें बढ़ाती है, तो आर्थिक विकास और धीमा हो जाएगा, और अगर ग्रोथ बढ़ाने की कोशिश करती है, जैसे अधिक पैसा सिस्टम में डालेगी, तो महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। इस स्थिति को नियंत्रित करना कठिन हो जाता है क्योंकि दोनों समस्याओं का समाधान एक साथ नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर 1970 के दशक का तेल संकट। जब तेल की कीमतें बहुत बढ़ गईं तो महंगाई बढ़ी, लेकिन आर्थिक गतिविधियां तो धीमी हो गईं, जिससे बेरोजगारी भी बढ़ी। इसे ही स्टैगफ्लेशन की स्थिति बनी। चलिए वक्त हो चला है रैपिड न्यूज को देखने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा में महाराणा प्रताप हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के मुख्य कैंपस की आधारशिला रखी और इसी अवसर पर बीमा सखी योजना भी शुरू की गई है। बीमा सखी योजना भारतीय जीवन बीमा निगम की एक पहल है। यह योजना 18 से 70 वर्ष की आयु की उन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई जिन्होंने 10वीं कक्षा पास की हो। इस योजना के तहत उन्हें LIC से बीमा और वित्तीय साक्षरता की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके बाद ये LIC एजेंट बन सकेंगी। और इतना ही नहीं, बल्कि कुछ महिलाओं को डेवलपमेंट ऑफिसर बनाने का भी मौका मिलेगा। 21 दिसंबर को पूरी दुनिया में वर्ल्ड मेडिटेशन डे यानी विश्व ध्यान दिवस मनाया जाएगा। दरअसल भारत ने 6 दिसंबर 2024 को UN महासभा में 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित करने के लिए एक को-स्पॉन्सर्ड प्रस्ताव रखा था, यानी भारत ने यह प्रस्ताव अन्य देशों के समर्थन में रखा था, जिस पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मुहर लगा दी है। यह दिन मानसिक, शारीरिक और आत्मिक भलाई के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है क्योंकि ध्यान को आंतरिक शांति, तनाव कम करने और स्वास्थ्य सुधारने के लिए प्रभावी माना जाता है, जिससे यह वैश्विक स्तर पर तनाव और चिंता से निपटने के लिए एक सशक्त साधन भी बन सकता है। हर साल 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे यानी अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। इस साल की थीम है भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुट होना, कल की अखंडता को आकार देना, यानी यूनिटिंग विद यूथ अगेंस्ट करप्शन, शेपिंग टुमारो इंटीग्रिटी। इसका मकसद भ्रष्टाचार के बारे में जागरूकता पैदा करना है। यह दिन UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम द्वारा मनाया जाता है, जिसे 2003 में संयुक्त राष्ट्र ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सम्मेलन में अपनाया था और 2005 से यह दिन हर साल मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि 2023 के वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक में 180 देशों की लिस्ट में भारत को 93वां स्थान मिला है। COP16 सम्मेलन के दौरान B4L यानी बिजनेस फॉर लैंड पहल चर्चा में रही। B4L UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसका मकसद निजी क्षेत्र को स्थायी भूमि और जल प्रबंधन में शामिल करना है। यह कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं को भूमि खराब होने और सूखे से जुड़े जोखिमों को समझने और अवसरों का लाभ उठाने में मदद करती है। इसका लक्ष्य 2030 तक 1.5 बिलियन हेक्टेयर भूमि को पुनर्स्थापित करने के साथ साथ भूमि क्षरण को रोकना है। ये पहल 3 मुख्य क्षेत्रों को फोकस करती है, जिसमें शामिल हैं बिजनेस ऑपरेशन एंड वैल्यू चेन्स, फाइनेंस और नीति निर्माण में समर्थन करना ताकि स्थायी भूमि प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा सके। आने वाली 13 से 14 दिसंबर की रात एक अनोखी खगोलीय घटना को लेकर चर्चा में है, यानी इस दौरान जेमिनिड मेटेओर शावर की घटना अपने पीक पर होगी। यहाँ जेमिनिड मेटेओर शावर किसी धूमकेतु से नहीं बल्कि 3200 फैथॉन नामक एस्टेरॉइड से निकलते हैं। यह एस्टेरॉइड 1983 में खोजा गया था। आपको बता दें कि मेटेओर शावर की घटना सामान्यतः तब होती है जब धूल और बर्फ से टुकड़े पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और तेज गति से जलने लगते हैं।
ये टुकड़े आमतौर पर उल्कापिंड या धूमकेतु से आते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि जेमिनिड मेटेओर शावर नाम जेमिनी नक्षत्र से आया है, लेकिन इसका सोर्स जेमिनी नक्षत्र नहीं है। अब आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर बनने वाले प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, यूएन ने वर्ल्ड मेडिटेशन डे किस दिन को घोषित किया है? 21 जून, 21 दिसंबर, 13 जनवरी या फिर 22 सितंबर? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में तख्तापलट का सामना नहीं किया है? बांग्लादेश, म्यांमार, सीरिया या फिर चीन? अब आइए एक नजर डालते हैं पिछले बुलेटिन पर क्या प्रश्न पूछे गए थे और जानते हैं क्या थे उनके सही उत्तर। पहला प्रश्न था, वेटिंग फॉर अ वीजा किताब निम्नलिखित में से किसकी ऑटोबायोग्राफी है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू? इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न था, हाइपरलूप तकनीकी का प्रयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया जाता है? परिवहन, प्रदूषण, अंतरिक्ष या फिर संचार? इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी परिवहन। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुलाकात करेंगे कल कुछ नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।